Next question, question number 26. A magnetic flux through a stationary loop with resistance R varies during the time interval phi equal to 80 tau minus t. तो ये ऐसा है कि टाउ टाइम इंटरवल में फाई ऐसा चेंज हो रहा है 80 टाउ माइनस टी। तो यहाँ पे अगर आप इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेते हो तो दैट इज रॉन्ग। सो दिस मिसप्रिंट। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन द लूप ड्यूरिंग दैट टाइम मतलब जीरो से टाउ टाइम के बीच में कितना हीट जनरेट होगा, दैट इज द क्वेश्चन। ओके, सो इट्स अ रियली गुड क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल you need to know what are the equations of heat generated. I square R V square by R मतलब E square by R है ना, induced EMF by R। तो that is what we have to use, क्योंकि हम how do we decide, तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि डिसाइड कैसे करोगे कौन सा इक्वेशन यूज करना है। क्योंकि हीट जनरेटेड का इक्वेशन आपके पास है I square R T या फिर V स्क्वायर मतलब E स्क्वायर बाय आर टी या फिर ई इंटू आई डी टी। हाउ डू वी डिसाइड, लुक एट द ऑप्शन। डिनोमीटर में आर 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 है तो मतलब आई हैव टू यूज दिस इक्वेशन। ओके, तो इन एनी केस ईएमएफ तो हमको फाइंड करना ही पड़ेगा। तो हम पहले ईएमएफ देख लेते हैं। सो ईएमएफ इंड्यूस्ड इज माइनस डी फाई बाई डी टी। तो हमको मिल जाएगा ये माइनस डी डी टी ऑफ फाई। फाई इज 80 टाउ माइनस टी। तो ये आ जाएगा आपका डी डी टी ऑफ फर्स्ट टर्म विच इज 80 टाउ माइनस डी डी टी ऑफ ए टी स्क्वायर। तो ए टाउ इट इज कांस्टेंट विच कैन बी टेकन आउट, है ना। तो कांस्टेंट्स को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पहले, क्योंकि टाइम इंटरवल टाउ बोला है मतलब टाइम इंटरवल मतलब टाइम की वैल्यू फिक्स है वहां पे। तो you can write this as E is equal to minus AT A tau outside dt by dt 1 हो जाएगा। तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, माइनस ए आउटसाइड टी स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा 2t, तो 2at ऐसा आ गया। तो ईएमएफ इंड्यूस आ जाएगा आपका 2at माइनस ए टाउ। ओके, टाउ इज अ कांस्टेंट क्योंकि टाइम इंटरवल है। मैंने बोला 10 सेकेंड्स, तो 10 सेकेंड्स इज अ कांस्टेंट वैल्यू। ओके, और ये टी जो है दिस इज अ वेरिएबल टी। क्यों? क्योंकि ये बताता है कि इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। दोनों टाइम है, एक टाइम इंटरवल है, एक वेरिएबल टाइम है। ओके, तो आपको मिल गया ईएमएफ इंड्यूस्ड। नाउ एज आई टोल्ड यू, हीट जनरेटेड heat generated in small time interval heat generated in small time interval dt is given by is dq, क्योंकि स्मॉल टाइम में अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इज आल्सो स्मॉल, तो dq is equal to e square by r dt. Okay, now what we have is we have e square, so dq is equal to e square, that is 280 minus 8 tau square by r dt। ये आ गया आपका स्मॉल amount of heat generated during small time interval dt। So total heat generated will be just integration of this। So total heat generated during time interval dt, during time interval dt बोलने की जगह पे I should say directly tau, मतलब time interval 0 to tau। तो ये आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन किस पे, डी क्यू पे। कहां से कहां तक, 0 से q टोटल हीट। तो आई डोंट राइट दिस लाइक दिस, आई जस्ट से q is integration 0 to capital Q dq which is equal to, अभी ये कैपिटल Q टोटल हीट कहाँ कौन से टाइम के बीच में आया, 0 से टाउ के बीच में आया।
तो you just need to write in this form. 0 से tau and then dq is 2at minus a tau square by r dt. This is total amount of heat generated. तो अब हमको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. So what we will do is, रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है तो रेजिस्टेंस को बाहर ही निकाल लेते हैं. 0 से टाउ में इंटीग्रेशन है a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर है, तो a स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर dt. तो यहाँ पे आ गया 1/r. इंटीग्रेशन अभी पहले इंटीग्रल में 4a स्क्वायर इज कांस्टेंट, टी स्क्वायर पे इंटीग्रेशन होगा माइनस यहाँ पे 2 इंटू 2 4a स्क्वायर, 4a स्क्वायर टाउ कांस्टेंट है, सिर्फ t बचा अंदर dt, प्लस यहाँ पे तो दोनों ही कांस्टेंट है, सिर्फ dt आएगा, और लिमिट्स मैं आखिरी में लिखने वाला हूँ. ऑलराइट, सो 1/r 4a स्क्वायर t क्यूब बाई 3. सो माइनस 4a स्क्वायर टाउ, ये आ गया t स्क्वायर बाई 2 प्लस a स्क्वायर टाउ स्क्वायर t 0 to tau. तो दिस इज जस्ट पार्ट ऑफ सिंप्लीफिकेशन नाउ. तो आपको सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करना है अब. 1/r ये आ गया 4/3 a स्क्वायर. अभी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, जहां जहां t है वहां वहां टाउ डाल लो, तो टाउ क्यूब माइनस ये आपका आ गया 2a स्क्वायर टाउ, और ये t स्क्वायर की जगह पे टाउ स्क्वायर, ओके, प्लस a टाउ स्क्वायर a स्क्वायर, और ये t की जगह पे वापस टाउ. तो you just have to simplify, nothing else. So this is 4/3 a square tau cube minus 2a square tau cube plus a square tau cube, है ना. तो now थोड़ा इंटीग्रेशन बड़ा है इसमें, तो doesn't matter. So you will have something like this, minus 2 plus 1, बाकी ये तो सेम ही है, मतलब माइनस बचेगा यहाँ पे, माइनस ए स्क्वायर टाउ. तो 1/r व्हाट आई विल डू इज, ये अंदर आया 4/3 ए स्क्वायर टाउ क्यूब माइनस ए स्क्वायर टाउ क्यूब. अब इन दोनों में ए स्क्वायर टाउ क्यूब कॉमन है तो निकाल लिया, अपॉन आर 4/3 माइनस 1, 4/3 माइनस 1 इज 4 माइनस 3 बाई, मतलब 1/3. तो ये आ गया आपका ए स्क्वायर टाउ क्यूब अपॉन 3r. तो ए स्क्वायर टाउ क्यूब अपॉन 3r, ऑप्शन नंबर बी. I am going to repeat this question again because it is important question. So तो क्वेश्चन में हमको फ्लक्स चेंज कैसे हो रहा है वो दिया है. फ्लक्स इज वेरिंग एज at tau minus t. All right. So a magnetic flux through a stationary loop with resistance R varies as. हमको ये पूछा है कि ये जो टाइम इंटरवल टाउ हमको बोला है यहाँ पे, इस टाइम इंटरवल टाउ में कितना हीट जनरेट हुआ. अब हीट जनरेट के लिए कौन सा इक्वेशन यूज करना है हमने पहले वो डिसाइड किया था, ई स्क्वायर बाई आर डी टी. तो ई स्क्वायर बाई आर मतलब ईएमएफ इंड्यूस तो हमको लगेगा यहाँ पे, तो ईएमएफ इंड्यूस ई इज डी फाई बाई डी टी. तो वी जस्ट टुक डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो ये आ गया डी डी टी ऑफ फाई. फाई इज ए टी टाउ माइनस ए टी स्क्वायर. तो वी हैव सब्स्टिट्यूटेड दिस वैल्यू फाई ओवर हियर, राइट. तो E इक्वल टू माइनस, इन दोनों में से A और टाउ कांस्टेंट वैल्यूज है, तो ये डेरिवेटिव के बाहर dt बाई dt 1. तो पहले टर्म का डेरिवेटिव आएगा a टाउ, दूसरे का आएगा 2at स्क्वायर. तो आपको ईएमएफ इंड्यूस्ड मिल गया आपको 2at स्क्वायर माइनस a टाउ. ये आ गया आपका ईएमएफ इंड्यूस का फॉर्मूला.
नाउ इफ आई टॉक अबाउट स्मॉल टाइम इंटरवल dt, तो स्मॉल टाइम इंटरवल dt में हीट कितना जनरेट होता है, तो ई स्क्वायर बाय आर, राइट। मैं यही इक्वेशन क्यों यूज कर रहा हूँ, मैं ई इंटू आई यूज कर सकता हूँ, लेकिन आई का इंफॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, और हम लोग आई स्क्वायर आर यूज कर सकते हैं, लेकिन आई का इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ई स्क्वायर बाय आर क्यों, क्योंकि आर बताया है क्वेश्चन में और ई हम फाइंड कर सकते थे, इसलिए हम लोग यही इक्वेशन यूज कर रहे हैं। सो दिस इज अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इन स्मॉल टाइम इंटरवल dt। हमको बोला है टोटल अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड, तो टोटल कौन सा इंटरवल में, टाउ इंटरवल में। टाउ इंटरवल मतलब 0 से टाउ तक। जब मैं बोलता हूँ कि इंटरवल इज 10 सेकंड, मतलब 0 से 10। इफ आई से 5 सेकंड्स, तो 0 to 5। तो टाउ टाइम इंटरवल मतलब 0 से टाउ, ई स्क्वायर बाय आर dt। अगर आपको जैसे हमने लास्ट टाइम इंटीग्रेशन सॉल्व किया वैसा डिफिकल्ट जा रहा होगा, तो पहले आप e का स्क्वायर पहले ही कर लो। सो व्हाट यू कैन डू इज 2at, this is not square here after derivative, so 2at minus a tau का स्क्वायर 4a square t square minus 2 into 2 4a square t tau, correct, and plus a square tau square. Now since इस इंटीग्रल में आपको 0 से टाउ ए स्क्वायर डी टी ये सॉल्व करना है, और ए स्क्वायर आपने ऑलरेडी यहाँ पे फाइंड करके रख लिया, तो इंटीग्रल जब सॉल्व करोगे तो एक एक टर्म को सेपरेटली इंटीग्रेट करोगे तो गलती कम होगी, है ना। द वे वी डिड इट हियर, हमने सब एक साथ लिख दिया तो थोड़ा सा गलती होने के चांसेस होते हैं यहाँ पे, राइट। इंटीग्रेट हम किस पे कर रहे हैं, हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं टी पे, टाउ पे नहीं। तो टाउ will be treated as constant while integrating. Good. So after doing all this integration, you will end up with getting a tau cube by 3r. Next question. The magnetic flux through a coil perpendicular to its plane and directed into paper is varying according to the relation phi equal to 2t square plus 4t plus 6 milliweber. The EMF induced in the loop at t equal to 4 seconds is. This is simple question. E is minus d phi by dt. Well, मैं माइनस साइन को मैं निग्लेक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि here we are just worried about the magnitude of induced EMF, so we will just get rid of this negative sign. Okay, so ये आएगा आपका डेरिवेटिव ऑफ फाई, एंड of course I will skip writing all the steps now. 2 constant t स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t, तो पहले टर्म में आ गया 4t प्लस 4 और 6 का डेरिवेटिव 0। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ एट t इक्वल टू 4 सेकेंड्स, एंड डेफिनेटली ये मिली वेबर में है। ओके, सो विल सी दैट। तो E at t इक्वल टू 4 विल बी 4 इंटू 4 प्लस 4 मतलब 20, लेकिन ये मिली वेबर में था, तो ये जो मिली है मतलब 10 पावर माइनस 3 है, वो मल्टीप्लाई होना चाहिए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 10 पावर माइनस 3 से मल्टीप्लाई होना चाहिए। तो यह आ जाएगा आपका 0.02 वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर सी। सो दिस वाज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, and I don't think any one of you would want to note something from here. Just derivative लेना है। A long solenoid S has n turns per meter with diameter A. At the center of this coil, we place a smaller coil of capital N turns and diameter small b. Of course, b is less than A. So if the current in the solenoid increases linearly with time, then the EMF will be induced in the smaller coil. Which of the following is the correct graph showing mod of E versus T if the current varies as a function of mt square plus C? So again a very good question. Okay, so first of all, just for the sake of understanding,
वी हैव दिस एज अ सोलेनॉइड जिसमें स्मॉल एन टर्न्स पर मीटर है। इस सोलेनॉइड का जो डायामीटर है वो a है, so the diameter over here is a, and this is a solenoid, so I'm not showing turns over here, so assume कर लेना कि there are turns. I don't want to show turns over here, so this diameter over here is a. अब इस सोलेनॉइड के सेंटर पे एक कॉइल है जिसमें टोटल n टर्न्स है, तो you have a coil here of n turns and the diameter here is b, right? Okay, if the current in the solenoid increases linearly with time, then the EMF is induced in the smaller coil, of course, क्योंकि यहाँ पे जो वाइंडिंग होगा सोलेनॉइड पे जो वाइंडिंग है, अगर वहां से मैं करंट चेंज कर रहा हूँ तो हमने ऑलरेडी सोलेनॉइड के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन हमको पता है, म्यू 0 NI। तो ये जो ब्लू कलर्ड वाइंडिंग दिखाई है सोलेनॉइड में, अगर मैं वहां पे करंट चेंज करता हूं तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स इट ऑलवेज गोज समथिंग लाइक दिस। ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है एट द सेंटर इट गोज लाइक दिस। तो ये जो फ्लक्स है ये भी चेंज होगा, एंड वी ऑलरेडी नो दिस फ्लक्स एट द सेंटर इज B equal to mu 0 NI, where I is current through the solenoid, winding of solenoid, राइट। तो इसकी वजह से सेंटर पे जो कॉइल रखा हुआ है सेकेंडरी, उसमें भी ईएमएफ इंड्यूस होगा। प्राइमरी में करंट चेंज हुआ मतलब फ्लक्स चेंज हुआ, वो फ्लक्स सेंटर पे तो है ही, और म्यू 0 NI सेंटर पे ही फाइंड किया था हमने, मतलब सेकेंडरी जो सेंटर पे है उसके साथ भी फ्लक्स लिंक जो है वो चेंज हुआ, मतलब ईएमएफ इंड्यूस होगा। नाउ व्हाट दे हैव गिवन यू इज हाउ करंट इज वेरिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लक्स लिंक्ड विथ सेकेंडरी देख लेते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे हम लोग? B बार डॉट A बार ऑफ सेकेंडरी, क्योंकि ईएमएफ इंड्यूस किसमें बोला है? सेकेंडरी में, राइट। क्योंकि इससे पहले जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे मैंने उसमें बोला था कि एरिया जो हम लेते हैं वो प्राइमरी कॉइल का लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्लियर कट मेंशन किया है दैट यू हैव टू सी EMF is induced in the secondary। तो फ्लक्स सेकेंडरी के साथ जो लिंक्ड है, तो सेकेंडरी कॉइल का एरिया लेना पड़ेगा हमको। तो दिस विल बी ऑफ कोर्स मल्टीप्लाइड बाय n बिकॉज देयर आर n टर्न्स, और फ्लक्स जो है वो परपेंडिकुलरली जा रहा है, तो मैं लिख सकता हूं NB AS। तो यह आ जाएगा n B इज म्यू 0 NI, क्योंकि B मैग्नेटिक फील्ड किसका है? ये प्राइमरी का है ना। तो इसलिए मैंने यहाँ पे स्मॉल n लिखा है, I लिखा है, मतलब ये प्राइमरी के पैरामीटर्स है। एंड दिस इज पाई B स्क्वायर, विच इज नॉट रियली करेक्ट क्योंकि B डायमीटर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो B/2 मतलब ये B स्क्वायर बाय 4 आएगा। ओके, राइट। तो you have flux, you know EMF induced is minus d phi by dt, मतलब माइनस ये phi पूरा लिखने की जगह पे what I'll do is टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट था, म्यू 0 कांस्टेंट था, नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, b कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, तो सिर्फ I चेंज हो रहा है, राइट। तो डेरिवेटिव से सारे कांस्टेंट्स को हमने बाहर रख दिया। तो हमको मॉड की बात की है, तो जब मैं मॉड लिखूंगा तो मैं नेगेटिव साइन, आई विल जस्ट गेट रिड ऑफ नेगेटिव साइन बिकॉज ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ E। तो मॉड ऑफ E n mu 0 n pi b square by 4 d dt of I, and I is a function of E, right? तो now तो मैं मेथड 1 बता रहा हूं, इसके बाद मेथड 2 ओरल है, नो पेन पेपर वर्क, इट इज ओरल, राइट। तो मॉड ऑफ E is n mu 0 n pi b square by 4, ये T है बेसिकली, या तो m तो कांस्टेंट है,
टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t है और c कांस्टेंट है, उसका डेरिवेटिव 0 है। n कांस्टेंट, म्यू 0 कांस्टेंट, स्मॉल n कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, b कांस्टेंट, m भी कांस्टेंट, 2 भी कांस्टेंट। तो सब तो कांस्टेंट है, मतलब मॉड e इज प्रोपोर्शनल टू c। मतलब ये जो पूरा फैक्टर है, इट इज एक्टिंग एज स्लोप m डैश, है ना। और मॉड ऑफ ई कहां प्लॉट किया है, तो ये पूरा स्लोप है बेसिकली। मॉड ऑफ ई वाई एक्सिस पे है, तो ये आ गया y स्लोप m और t है x एक्सिस पे। तो y इक्वल टू एम एक्स का फॉर्म है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ऑप्शन नंबर सी, यू सी दिस इज ऑप्शन नंबर सी। सो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब इसको ओरली कैसे सॉल्व करते हैं, इसको ओरली सॉल्व कैसे किया जाता है, तो इसको ओरली ऐसे सॉल्व किया जाता है। अल्टीमेटली ईएमएफ इंड्यूस्ड इन सेकेंडरी mutual inductance is equal to some constant which is coefficient of mutual induction या फिर mutual inductance into change in the current in primary, है ना, m di by dt। E2 is equal to m di1 by dt। तो मैं डायरेक्टली लिख देता ना, mod of E is proportional to di by dt। why should I be caring about constants? तो it is proportional to di by dt। मुझे दिख रहा है वो I में 2t स्क्वायर है, मतलब टी स्क्वायर है, तो एम टी स्क्वायर है मतलब। तो आई डोंट केयर फॉर एम, आई डोंट केयर फॉर सी। टी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2t। टी मतलब लीनियर, लीनियर आ गया। तो E इज प्रोपोर्शनल टू टी, E इज प्रोपोर्शनल टू टी मतलब स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरिजिन, खत्म। हाँ, तो इतना क्यों करना है हमको फिर, वी जस्ट हैव टू टेक डेरिवेटिव, बात खत्म, ओरली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A wheel with 20 metallic spokes, each of length 0.8 meter long, is rotated with a speed of 120 revolutions per minute, मतलब 120 by 60, 2 rps है वो, in a plane normal to horizontal component of Earth's magnetic field at a place. If h is 0.4 into 10 power minus 4 Tesla at that place, then induced EMF between the axle and the rim of the wheel is. Good question. So you have a wheel, something like this. Then there are 20 metallic spokes. तो मैं मान लेता हूँ कि something like this. I am not going to draw all 20. I am just showing you few of them. So ये हमने total 8 दिखा दिए. So that's sufficient. Total 20 है, क्योंकि ये सेंटर है। ओके, सेंटर मतलब एक्सेल, यहाँ से एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है वहां पे। तो इसको बोलते हैं एक्सेल और इसको बोलते हैं रिम। ओके, और ये रोटेट हो रहा है, इसका लेंथ है, वो सब ठीक है, बट रोटेट कहाँ हो रहा है वो जरूरी है, राइट। सो इज रोटेटेड विद अ स्पीड ऑफ 120 rpm इन अ प्लेन नॉर्मल टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एच एट दैट प्लेस। मतलब बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज ईदर गोइंग इनसाइड और कमिंग आउटसाइड। तो इनसाइड मतलब क्रॉस कन्वेंशन, इट इज गोइंग इनसाइड। मतलब वो जो आपका व्हील व्हील को जो आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे, वो नॉर्मल और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड दे आर इन द सेम डायरेक्शन। मतलब बी बार डॉट ए बार जब निकालोगे तो कॉस थीटा वो कॉस 0 बनेगा। जिनको नहीं समझ में आ रहा है तो आई विल जस्ट गिव इट सम डिफरेंट ओरिएंटेशन सो दैट यू अंडरस्टैंड। सो दिस इज दैट व्हील। मान लो यहाँ पे हमारे पास there are some spokes, so I am just showing only few spokes like this। ये आपका आ गया यहाँ पे एक्सेल, एक्सेल क्यों, क्योंकि एक्सिस यहाँ से पास होता है, समथिंग लाइक दिस। इसके अराउंड व्हील रोटेट होता है, ये है रिम, राइट। तो
अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी इसको परपेंडिकुलर है. दिस इज मैग्नेटिक फील्ड of earth का horizontal component, and you can see that magnetic field and area vector both are in the same direction. Okay, EMF induced, this is a very simple question, and that is why theory is important. So स्टेट बोर्ड में या सीबीएसई जो भी ले लो, उसमें ये इक्वेशन डायरेक्टली डिराइव्ड होता है ना. It turns out to be half b omega L square, where L is length of that spoke. So you can apply this for disc, okay, or something like this wheel kind of structure. EMF induced is half b omega L square. अगर आपको चेक करना है तो इसका प्रूफ सीबीएसई स्टेट बोर्ड सब बुक्स में दिया है, 3 लाइन का प्रूफ है ये. तो दैट इज होम असाइनमेंट फॉर यू. हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, राइट. बी हमको दिया है वैल्यू ओमेगा, यस ऑफ कोर्स दिया है. कैसे? बिकॉज ओमेगा इज 2 पाई टाइम्स ऑफ लीनियर फ्रीक्वेंसी एल स्क्वायर. तो बी एच की वैल्यू आपको दी है. ये 0.4 मुझे पसंद नहीं है, मैं 4 into 10 power minus 5 लिखूंगा. आई डोंट वांट टू राइट 0.4 हियर. सो बिकॉज ये 0.4 क्यों लिखते हैं? क्योंकि 10 power minus 4 जो था वो गॉस है. तो अर्थ का horizontal component of magnetic field is 0.4 Gauss, so that's why they write it like this. Anyways, तो ये 10 power minus 5 लिख लिया हमने, into 2 pi n. 2 pi n, n is 120 revolutions per minute. तो n जो है ये 120 rpm है. इसको rps में by 60 कर देंगे तो ये 2 मिल जाएगा आपको. तो this is 2 here. okay, तो 2 pi into 2 into L square. L कितना है? 0.8. 0.8 मतलब 8 into 10 power minus 1 का स्क्वायर. तो 1 जा 2 जा 2 into 10 power minus 5, 2 pi into 2, that is 4 pi into 64 into 10 power minus 2. Right. तो you have to solve this. तो कैसे करेंगे? सिंपल है, एक्सट्रीमली सिंपल. 64 into 4 मैं पता होना चाहिए, 256. क्यों? ये नंबर्स रैम के साइजेस हुआ करते थे, 32 MB, 64 MB, 128 MB, 256, 512, 1024. मतलब 1 GB is 1024 basically. So that is roughly 1 GB RAM. So you should know this is 256 into 2, 512. This is 512 into pi into 10 power minus 7. राइट. 500 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1500 मतलब रफली 1600 इंटू 10 पावर माइनस 7. क्योंकि 512 500 से बड़ा नंबर है, पाई भी 3 से बड़ा नंबर है, तो ये मल्टीप्लीकेशन 1500 से ऊपर जाएगा तो 1600 है. तो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 4 वोल्ट, ऑप्शन नंबर. एक गलती यहाँ पे ये होती है कि वो 20 मेटालिक स्पोक्स है, तो 20 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं. कुछ 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल नॉट गेट करेक्ट आंसर. ये नंबर ऑफ टर्न्स नहीं है. जब नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं वाइंडिंग में, तब आपको नंबर ऑफ टर्न्स से मल्टीप्लाई करना पड़ता है. ये स्पोक्स है यहाँ पे, राइट. सो यू हैव ऑप्शन नंबर डी एज करेक्ट आंसर. तो नंबर ऑफ स्पोक्स इज नॉट सेम एज नंबर ऑफ टर्न्स. दैट इज इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. A rectangular loop of side 6 centimeter and 2 centimeter with a small cut is moving out of a region of uniform magnetic field of magnitude 0.4 Tesla directed normal to the loop. Okay. The voltage developed across the cut if the velocity is 2 centimeter per second in a direction normal to the longer side is. तो अगर आपको याद होगा E is equal to minus d phi by dt, लेंज लॉ प्रूव करते वक्त हमने एक मैग्नेटिक फील्ड लिया था और इसलिए भी डेरिवेशंस
become important. तो ऐसा है, right? Now you have a rectangular loop here. So you have rectangular loop something like this over here. And there's a cut. तो यहाँ पे ये जो cut है, I am showing a cut over here. So you have a cut over here. Okay. So this is some kind of loop. So just understand the loop है. Okay. Now what they are telling you is that this coil is moving out of the region of magnetic field. Magnetic field की वैल्यू है 0.4 टेस्ला, which is directed normal to the loop. बराबर है, लूप ऐसा है तो मैग्नेटिक फील्ड उसको नॉर्मल है. क्रॉस मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज गोइंग इनसाइड व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द लूप. इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज देन थीटा बिकम्स जीरो, है ना. कॉइल का परपेंडिकुलर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में आ जाएंगे. दिस इज 6 सेंटीमीटर साइड, this is 2 centimeter side over here. The voltage developed across the cut if the velocity is 2 centimeter per second in a direction normal to the longer side. Okay, that is not really important. वो क्यों बोला है बताता हूँ आपको मैं. So if you remember जब हम लोग E equal to minus d∅dt प्रूव कर रहे थे तो एक इंटरमीडिएट स्टेप आता है जहां पे हम बोलते हैं E is equal to BLV, right? Now why they are saying that direction normal to the longer side, मतलब ये जो लेंथ यहाँ पे आप लिखोगे, this length has to be the length of longer side. क्यों? क्योंकि आप जब लॉन्गर साइड को बाहर मूव करोगे, ये लेंथ क्या था? ये लेंथ वो लेंथ होता है जो कंप्लीटली फील्ड के इनसाइड होता है. जिनको याद नहीं है मैं वापस बता देता हूं. तो why it is important to understand every single step. हमने जब डेरिवेशन किया था तो डेरिवेशन में व्हाट वी डिड वाज कि हमारे पास एक कॉइल था, रेक्टेंगुलर कॉइल. ये साइड कंप्लीटली इनसाइड था, इसका लेंथ L लिया था, और अदर साइड जो था वो कंप्लीटली इनसाइड नहीं था. तो L लेंथ उसका लेते हैं जो साइड कंप्लीटली इनसाइड हो, या फिर जो साइड से आप फोर्स लगा रहे हो, राइट. तो फोर्स भी हमने यहीं पे अप्लाई किया था इफ यू रिमेंबर. ओके, तो अगर उन्होंने बोला होता कि इन डायरेक्शन नॉर्मल टू द शॉर्टर साइड तो मैं L की वैल्यू यहाँ पे 2 लेता. बट सिंस दे हैव सेड लॉन्गर साइड, तो हमको यहाँ पे लॉन्गर साइड मतलब ये 0.4 लेंथ 6 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा. वेलोसिटी 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड है, तो वेलोसिटी की वैल्यू को भी हम लोग कन्वर्ट करेंगे. So this will be equal to 2 into 10 power minus 2 मीटर पर सेकेंड. तो ये 0.4 जो है इसका पॉइंट हटा लेंगे. 4 into 6 24 into 2 48, मतलब कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. ऑप्शन नंबर बी आने वाला है 4.8. ओके, तो लॉन्गर साइड का मतलब लेंथ जो है वो लॉन्गर साइड की लेना, शॉर्टर साइड बोला तो लेंथ जो है वो शॉर्टर साइड का लेना. तो ये इंपॉर्टेंट है, यू नीड टू नोट दिस डाउन. नेक्स्ट क्वेश्चन. A circular coil of radius 6 centimeter and 20 turns rotate about its vertical diameter, okay, with an angular speed of 40 radian per second in a uniform horizontal magnetic field of magnitude 2 into 10 power minus 2 Tesla. If the coil form a closed loop of resistance 8 ohm, average power loss due to joule heating is. So here it is important for you to imagine this particular scenario. हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसा है, हॉरिजॉन्टल है. Then the coil that we have, ये मैग्नेटिक फील्ड है. Then the coil that we have
is consisting of 6 centimeter radius and 20 turns. तो इमेजिन कर लेना कि इसके 20 टर्न्स है. इट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स वर्टिकल डायामीटर. ओके, तो वर्टिकल डायामीटर के अबाउट ये रोटेट हो रहा है विथ एंगुलर स्पीड ऑफ 40 रेडियन पर सेकेंड. तो वर्टिकल डायामीटर मतलब इट इज रोटेटिंग लाइक दिस. तो ये कॉइल है आपका, तो ये वर्टिकल डायमीटर है, so it is rotating like this. It can also rotate about one end, it's okay, but ultimately the coil will come out of the magnetic field and then go inside like this. तो जूल हीटिंग का क्या रिलेशन आया यहाँ पे? तो जब फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल विल चेंज, क्योंकि कॉइल इज कमिंग आउट गोइंग इन, कमिंग आउट गोइंग इन इनसाइड द मैग्नेटिक फील्ड. Flux linked with the coil is changing, that will induce a current, and that induced current will lead to heating, that is Joule heating. Okay, तो एवरेज पावर लॉस कितना होगा? क्योंकि आपको पता है कि I square R is the loss बेसिकली, या तो फिर E into I is loss, या फिर E square by R is loss. Okay, तो सबसे पहले we need to find out what is E, EMF induced. एंड ऑब्वियसली आपको याद होना चाहिए कि एग्जैक्टली दिस इज एसी जनरेटर, और ई आपका आता है NAB ओमेगा. नंबर ऑफ टर्न्स 20. एरिया आप निकाल सकते हो बिकॉज यू नो व्हाट इज रेडियस, पाई आर स्क्वायर. बी आपको दिया है 2 इंटू 10 पावर -2, ओमेगा 40 रेडियन पर सेकेंड. ओके, तो ये आपको मिल जाएगा E इक्वल टू 20, पाई रेडियस इज 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 36 इंटू 10 पावर -4 इंटू 2 इंटू 40 इंटू 10 पावर -2. तो देख लेते हैं इसको, 10 पावर -2 और ये 0 और ये 0 और ये 10 पावर -2 गया, तो आपके पास आ गया 2 इंटू 2 4 इंटू 2 4 इंटू 4 16 इंटू 36. तो 36 इंटू 16, या फिर बेटर इज टू डू दिस, 36 इंटू 2 72 इंटू 2 144 इंटू 4 150 इंटू 4 600 600 में से 6 6 6 6 4 बार 24 गए, कितना 576. तो 576 पाई इंटू 10 पावर -4. ओके, 576 को मैं 600 मान लेता हूँ, पाई को मैं 3 मान लेता हूँ, तो 600 100 इंटू 3 1800, 1800 इंटू 10 पावर -4 आ गया. ये है E. हमें पूछा गया है एवरेज पावर लॉस, है ना? तो अगर आपको याद होगा कि जब हम लोग एवरेज पावर लॉस की बात करते हैं, बेसिकली इन दैट केस ऑफ कोर्स फॉर्मूला तो जो भी आप यूज करो, बट पावर आप V इंटू आई लिखो, I स्क्वायर R लिखो, E इंटू आई लिखो, बट यू नीड टू नो पैरामीटर्स. तो कैन आई यूज I स्क्वायर R? नो, बिकॉज करंट का इंफॉर्मेशन नहीं है, तो पहले फाइंड करना पड़ेगा फिर, तो नो यूज. कर सकते हैं क्योंकि ओहम्स लॉ इज E इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू E बाई आर कर सकते हैं, लेकिन क्या जरूरत है, E पता है और R पता है, तो E स्क्वायर R, E स्क्वायर बाई R. लेकिन एवरेज की बात है, अगर आपको याद होगा मैंने एवरेज पावर लॉस में हमेशा बताया था कि एक 2 फैक्टर आता है यहाँ पे, क्योंकि आप इंटीग्रेट करते हो. याद है क्या, साइन स्क्वायर ओमेगा टी का इंटीग्रेशन ओवर हाफ साइकिल जब एवरेज निकला था, तो वो हाफ फैक्टर आया था अभी 3-4 सेशन पहले. तो ये पता होना चाहिए, एवरेज वर्ड सुना ना तो हाफ डाल देना बाय डिफॉल्ट. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में एवरेज पावर, एवरेज ये वर्ड आया पावर के आगे, तो डिवाइड बाय 2 होना चाहिए. ओके, तो E स्क्वायर, अभी ये आई डोंट लाइक दिस,
थिंग, तो इसको मैं 0.180 लिख देता हूँ, दैट इज ओके। तो इसका स्क्वायर कर लो, फिर जो भी आएगा 18 इंटू 10 पावर माइनस 2 का स्क्वायर वॉट एवर इट इज अपॉन 2 इंटू 8। तो दिस इज 18 स्क्वायर 324, क्योंकि 20 स्क्वायर 400 होता है, तो 324 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 16, मतलब ठीक है 2 इंटू 8। करो इसको सॉल्व। 324/16 2.07, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ ये 20.7 आ गया, ऐसा मान लेता हूँ, इंटू 10⁻⁻4 आ गया, मतलब 2.07 इंटू 10⁻⁻3 आ गया, ऑप्शन नंबर ए। ओके, so that is correct basically. Good. So this is how you are supposed to solve this question. Next question: in a uniform magnetic field B, a wire in the form of semicircle of radius r rotate about its diameter with angular frequency omega. The axis of rotation is perpendicular to the field. Okay, if the total resistance of the circuit is r, the mean power generated per period of rotation is. So let's take a wire in the form of semicircle. One look, something like this. Something like this. Good. Now it is rotating about its diameter. So it is rotating about this particular axis. So it is rotating about this axis. And the magnetic field is perpendicular to this axis. But the magnetic field is either going inside or coming out. ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उसको परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बोला है। ये वायर का रेजिस्टेंस आर है, द पावर जनरेटेड पर पीरियड ऑफ रोटेशन। ओके, मीन पावर जनरेटेड पर पीरियड ऑफ रोटेशन पूछा है आपको। तो इट इज सिंपल, फ्लक्स, हाउ डू यू फाइंड आउट फ्लक्स? बी ए कॉस ऑफ थीटा, है ना। तो ये आएगा आपका ए क्या लोगे आप यहाँ पे? हाफ एरिया, क्योंकि हाफ सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल है तो फिर एरिया भी हाफ लेंगे ना, इसका सर्कल का हाफ। सर्कल का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, उसका हाफ, कॉस ऑफ ओमेगा टी। ओके, यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन, राइट, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, ऐसा बताया है। तो मैं वापस समझा रहा हूं, क्या होता है कि ये आगे आपका कॉइल और ये अगर है मैग्नेटिक फील्ड, तो बी और ए दोनों सेम डायरेक्शन में। यहाँ पे वो केस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि I don't have anything here which has a semicircle, or I can make a semicircle out of it. Okay, so just a minute. Imagination is required here. So 1 minute दो। You have something like this. ये rotational axis है इसका, and this is that semicircular coil. मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? आपकी तरफ आ रहा है, कमिंग टुवर्ड्स यू, है ना, राइट। इस पोजीशन में मैग्नेटिक फील्ड और इस सेमी सर्कल को परपेंडिकुलर दोनों सेम डायरेक्शन में, इस पोजीशन में। लेकिन जैसे कॉइल रोटेट होगा, मैग्नेटिक फील्ड तो स्टिल इज इन द सेम डायरेक्शन, बट इस सेमी सर्कल को जो परपेंडिकुलर होगा, it is not in the same direction. So as the coil rotates, what is happening? The direction of normal to that semicircle and magnetic field, they are changing direction. So initially this is normal to the semicircle, this is magnetic field,
तो इनिशियली दोनों सेम डायरेक्शन में था, लेकिन जैसे ही वो सेमी सर्कल रोटेट होगा तो यू सी दे आर फॉर्मिंग सम एंगल। तो इसलिए वहां पे मुझे ओमेगा टी लिखना कंपलसरी हो जाता है यहाँ पे, बिकॉज यू कैन नॉट राइट डाउन जस्ट थीटा नाउ, मतलब जीरो, थीटा इक्वल टू जीरो नहीं लिख सकते हो आप। गुड। तो व्हाट इज ईएमएफ इंड्यूस्ड, क्योंकि पावर बोला है तो ईएमएफ लगने वाला है हमको। रेजिस्टेंस की बात की है और पावर पूछा है, तो ई स्क्वायर बाय आर करना पड़ेगा। तो माइनस डी फाइव बाई डी टी, तो डी डी टी ऑफ बी पाई आर स्क्वायर बाय टू cos of omega t। b is not changing, pi is not changing, pi तो चेंज होता भी नहीं, r is not changing। cos of omega t का डेरिवेटिव माइनस माइनस, तो b पाई r स्क्वायर बाय टू इज कांस्टेंट, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ओमेगा टी इंटू वापिस से ओमेगा टी का डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा b पाई r स्क्वायर ओमेगा बाय टू साइन ओमेगा टी। ये आ गया ईएमएफ इंड्यूस, राइट। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर EMF induced। Now you are told to find out mean। मैंने क्या बताया था मीन के लिए? हाफ। तो मीन पावर, एवरेज पावर इज ई स्क्वायर बाय टू आर। तो ये जो ई का स्क्वायर है, अच्छा, तो जब मीन की बात करते हो तो जब ई का मीन लोगे, तो आई टेक इट ऑन टू नेक्स्ट पेज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग ओनली। तो यहाँ पे ऐसी बात है दैट दिस इज व्हाट यू हैव ई। अब जब मैं मीन पावर, दिस इज नोटेशन फॉर मीन पावर लूंगा, तो मीन ऑफ ई बाय मीन ऑफ आर, मीन ऑफ ई स्क्वायर बाय मीन ऑफ आर। लेकिन मुझे बताओ व्हाट इज द एवरेज ऑफ टू? टू। एवरेज ऑफ फाइव? फाइव। कांस्टेंट का एवरेज वही वैल्यू होता है, आर तो कांस्टेंट ही है ना, रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट ही है। अभी कॉइल कोई भी पोजीशन में हो, उसका रेजिस्टेंस क्यों चेंज होगा? मेरे पास एक वायर है, इसको मैं ऐसा रखूं, कैसे भी रखूं, रेजिस्टेंस तो सेम होने वाला है। तो रेजिस्टेंस का मीन बोलने का कोई पॉइंट ही नहीं बनता। तो ई स्क्वायर का मीन लोगे, तो जब ई स्क्वायर करोगे यहाँ पे, तो आप लिखोगे बी पाई आर स्क्वायर ओमेगा, इसका स्क्वायर और साइन ओमेगा टी का स्क्वायर का मीन बाय आर। ओके। तो अल्टीमेटली, हाँ बाय द वे, ये टू रह गया यहाँ पे, तो ये टू रह गया। तो अब ये आ जाएगा आपके पास b कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, आर स्क्वायर कांस्टेंट, ओमेगा कांस्टेंट का स्क्वायर अपॉन टू का स्क्वायर फोर, क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट है और कांस्टेंट का मीन वही होता है, मैंने बता दिया था आपको, फोर, और ये आर, और इसका है मीन हाफ। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मीन कितना? हाफ, है ना, तो हाफ। तो ये आ गया b पाई आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन 8r। इस क्वेश्चन में सिर्फ एक चीज आपको याद रखनी है, हमने यहाँ पे पहले ईएमएफ इंड्यूस्ड फाइंड किया है और उसमें हमने कॉस ऑफ ओमेगा टी फैक्टर लिखा है। तो वैसे जो मीन पावर में हाफ आता है वो साइन स्क्वायर के मीन से ही आता है। ओके, तो डबल डबल मत लिख देना, अदरवाइज व्हाट विल हैपन इज यू विल राइट एवरेज पावर, मतलब मीन पावर इक्वल टू ई स्क्वायर, इसका भी मीन लिखोगे अपॉन आर, और टू भी लिख दोगे, या तो फिर व्हाट यू आर सपोज टू डू इज ई स्क्वायर बाय टू आर, है ना। तो जब ई का स्क्वायर लिखना है तो सिर्फ इतना टर्म, फिर साइन को भूल जाओ क्योंकि टू लिख दिया। ये जो डिनोमिनेटर में टू आता है वो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मीन लेने के बाद आता है। क्लियर? तो डू नॉट गो फॉर डबल डबल। तो ई मिल गया, अब मीन पावर के लिए ई स्क्वायर का मीन अपॉन आर, ये सब सॉल्व करने के बाद बी पाई आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 8r, बी पाई आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 8r, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगर डबल नहीं प्रिंट आर स्क्वायर है, ठीक है, तो बी एंड डी में देयर इज डिफरेंस, सो यू हैव ऑप्शन नंबर बी एज द करेक्ट आंसर।
क्लियर, राइट। तो वो हाफ, थोड़ा संभल के चलना वहां पे। अगर इक्वेशन में साइन ओमेगा टी है तो एवरेज जब करोगे तो साइन स्क्वायर ओमेगा 2 का एवरेज जब होगा तब उसके बाद ही 2 आता है। ओके, गुड।